ये कहानी उस एक्टर की है जिसे नहाते हुए एक दफा बाथरूम से बाहर क्या निकाल दिया गया, उसने सत्ता के मुखिया को ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी उस एक्टर की है जिसे एक वजीर ने डांट क्या लगा दी, उसने समूचे निजाम का तख्ता पलट दिया। योगी आदित्यनाथ को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखकर अगर आंखों में भगवा रंग उतर आता हो तो उस भगवा रंग को और गाढ़ा कर लीजिए और पक्का कर लीजिए, क्योंकि आज आपके सामने लेकर आए हैं भारत के पहले भगवा सीएम यानी योगी आदित्यनाथ के भी पहले के भगवा सीएम नंदमूरी तारक रामाराव की वो कहानी, जो कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। ये उस एक्टर की कहानी है जिसने सौगंध उठाई तो समूची कांग्रेस को बर्बाद कर डाला, जिसने कसम उठा ली तो कांग्रेसियों के बड़े बड़े किलों को ढहाता चला गया। ये कहानी एक डाक बाबू के हीरो से सुपर हीरो और सुपर हीरो से शाहजहां बनने की कहानी है। ये नंदमूरी तारक रामाराव की वो ब्लॉकबस्टर फिल्मी कहानी है जिसके देखकर, जिसके एक एक मुखड़े को सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी राजनीतिक चेहरे की कहानी सुन रहे हैं या किसी फिल्मी एक्टर की दास्तान। चलिए मेरे साथ आज से 98 वर्ष पहले साल 1923 आंध्र प्रदेश का छोटा सा जिला कृष्णा और इस कृष्णा जिले का एक छोटा सा गांव निम्माकुरु में, ये 1923 का साल था। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, गांधी के नेतृत्व में देश में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे और इसी बीच निम्माकुरु गांव में जन्म होता है एनटी रामाराव का, जो आगे चलकर देश की सियासत का मिजाज बदल देने वाले थे। नंदमूरी तारक रामाराव का जो घर था वो बहुत ज्यादा धन धान्य से समृद्ध नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए गांव में पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय घरों में होता है ना कि अगर जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है तो आस पड़ोस के जो बड़े शहरों में रहने वाले रिश्तेदार होते हैं ना, उनके यहाँ लोग भेज देते हैं बच्चों को कि भैया कुछ साल रख के पढ़ा लो, हम पैसा वैसा देते रहेंगे। यही काम एनटी रामाराव के घर वालों ने भी किया। तो एनटीआर 1935-36 के आसपास ही विजयवाड़ा आ गए। विजयवाड़ा में उनके मामा का घर था, विजयवाड़ा में ही रह के उनकी पढ़ाई चालू हो गई। यहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आंध्र प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में एंट्रेंस दिया, जिसे क्वालिफाई कर गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लोकल क्लर्क की पोस्ट उन्हें मिल गई, माने एक तरीके से डेप्यूटी क्लर्क कह लीजिए आप। उस पोस्ट पे वो काम करने लगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। अगर आप ऑफिशियल पोस्ट कहेंगे तो मेरी स्मृति में आ रहा है डेप्यूटी रजिस्ट्रार ही वो पोस्ट थी जिस पोस्ट पे एनटीआर काम कर रहे थे 1945-46 आते आते। लेकिन मन में उद्विग्नता थी, बेचैनी थी, कुछ करने की आग थी, लेकिन वो समुचित लकड़ी नहीं मिल रही थी, वो साधन नहीं मिल रहा था जिसके साथ उस आग को प्रज्वलित किया जा सके। एनटीआर को लगा ये नौकरी करने से काम नहीं चलेगा, मन नहीं भरता है, सुबह दफ्तर जाओ शाम को लौट के आओ, ना कोई उल्लास है ना कोई उत्साह है। एनटीआर ने तय किया वो अपने मन का काम करेंगे और एनटीआर ने रुख किया हैदराबाद की फिल्म इंडस्ट्री यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का। पहले थोड़े थोड़े थिएटर्स किए, थिएटर्स करने के बाद धीरे से डायरेक्टर्स की नजर में आए तो पहली फिल्म भी मिल गई। देखने में अच्छे खासे थे, अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, स्मार्ट दिखते थे। तो साल 1949 में मिल गई एनटीआर को पहली फिल्म, नाम मनादेशम। पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई, कुछ खास चली नहीं मगर एक स्टार्टअप तो मिल भी गया। फिर इसके बाद पिल्लेश्वरी पिल्ले, थोड़े उच्चारण में कमियां हो सकती हैं क्योंकि ये दक्षिण भारतीय भाषाओं के नाम हैं, इसलिए अगर उच्चारण में त्रुटियां हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। तो पिल्लेश्वरी पिल्ले, इसके बाद पाताल भैरवी जैसी कुछ सुपरहिट फिल्में मिली और इसके बाद कैरियर जो चला एनटीआर का फिर रुका ही नहीं, माने आसमान छूता गया। जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, जैसे दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री में एमजी रामचंद्रन, वैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नंदमूरी तारक रामाराव। इससे बड़ा ना कोई नाम था ना कोई किरदार था। अपने समूचे कैरियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, न जाने कितने धार्मिक किरदार निभाए। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों के दिलों में ऐसे रचे बसे थे एनटीआर कि एनटीआर के नाम पर थिएटरों के बाहर भीड़ जुट जाती थी। ये एनटीआर की फिल्म है, बस काफी है। किसकी फिल्म है, किसने बनाई है, क्या कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एनटीआर है तो फिल्म तगड़ी ही होगी। एनटीआर का जलवा चलता था। धीरे धीरे एनटीआर का ये करिश्मा पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों पर, पूरे तेलुगु भाषी समुदाय पर सिर चढ़ के बोलने लगा। एनटीआर
लगातार हीरो के रोल करते करते सुपरस्टार बन चुके थे और अब उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर भी अपना काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे फिल्में भी डायरेक्ट करने लगे। एनटीआर के फिल्मी कैरियर में एक बहुत खास बात है, एनटीआर ने धार्मिक रोल बहुत किए हैं। माने भीष्म, कृष्ण, राम, ऐसा कोई धार्मिक रोल नहीं है जो एनटीआर ने किया नहीं है। खास तौर से कृष्ण की भूमिका में एनटीआर सबको खूब जमते थे। 16 बार से ज्यादा कृष्ण की भूमिका निभाई थी एनटीआर ने। एनटीआर का फिल्मी कैरियर तो चल ही रहा था, धीरे धीरे एनटीआर लगातार सामाजिक क्षेत्रों में भी रुचि लेने लगे थे। इसी बीच एक घटना घटी जिसने एनटीआर का जीवन बदल दिया। तब तक आ चुका था साल 1982, यानी एनटीआर को फिल्में कर चुके 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। 30 साल तक तेलुगु भाषियों के दिलों पर राज करने के बाद एनटीआर के साथ वो घटने वाला था जो एनटीआर का जीवन बदल देने वाला था। ये उन लोगों के लिए भी एक दिलचस्प कहानी है जो समझते हैं कि अब 50 पार हो गया तो जिंदगी समाप्त हो गई। ना जनाब, 50 पार के बाद भी आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने पहले 50 में ना किया हो। यह एनटीआर की लाइफ की वो टर्निंग कहानी है जो अब फिल्मी मोड़ लेने वाली थी। ये साल 1982 की वो कहानी है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। ये साल 1982 की वो कहानी है जिसने एक एक्टर को इस देश की सियासत का सबसे चर्चित बिंदु बना दिया था। दरअसल 1982 के आसपास एनटी रामाराव एक दफा नेल्लोर गए थे। छोटा सा जिला है नेल्लोर, और वो तब का जमाना था, छोटे जिलों में होटल्स नहीं होते थे, तो रुकने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। तो भाई एनटीआर बड़े स्टार थे, स्टारडम था, तो सर्किट हाउस चले गए। सर्किट हाउस के भी सारे कमरे बुक थे, सिर्फ एक कमरा खाली था, जो कमरा तब के राजस्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के लिए बुक था। ऐसा कई वरिष्ठ पत्रकार दावा करते हैं, जनार्दन रेड्डी के लिए बुक था। तो जो सर्किट हाउस वाला कर्मचारी था उसने कहा कि सर आपके लिए कोई कमरा नहीं है, बल्कि एनटीआर थे सामने। माने आप कल्पना कर रहे हैं अमिताभ बच्चन किसी होटल में जाएं और होटल वाला कहते भैया कमरा नहीं है, लेकिन वो हो रहा था एनटीआर के साथ। होटल के कर्मचारी ने कहा साहब कमरा नहीं है, एक ही कमरा है मगर वो मंत्री जी के लिए हमेशा बुक रहता है। तो एनटीआर ने कहा कि अभी मंत्री जी हैं? तो उसने कहा कि नहीं मंत्री जी तो अभी नहीं है। तो एनटीआर ने कहा ऐसा करो तब तक के लिए ही मुझे वो कमरा दे दो। तो उसने कहा लेकिन मंत्री जी आ जाएंगे तो खाल खींच लेंगे साहब। एनटीआर ने कहा कोई बात नहीं। एनटीआर को दरअसल ये लग रहा था कि वो खुद भी इतने बड़े स्टार हैं, इतना स्टारडम है उनका, ऐसे कोई मंत्री कैसे जान लेगा कि उनके कमरे में एनटीआर रुके हुए हैं, तो भी वो कुछ कहेगा नहीं। अरे ऐसा नहीं होगा, एनटीआर है तो जरा लिहाज करेंगे। भाई ये सुन के कर्मचारी ने भी पैसा दे दिया कि भाई चलो एनटीआर है, इतना बड़ा कद है, तो भाई दे दिया कि चलो ये लीजिए चाबी, और उनसे किराया ले लिया। इसके बाद एनटीआर कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद थके हुए थे तो सोचे कि चलो नहा लेते हैं। कमरे से ही अटैच एक बाथरूम था, बाथरूम में नहाने गए। नहा ही रहे थे कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। मंत्री जी आ टपके, जिसका भय था वही हो गया। माने कर्मचारी की सांसें अटक गई, निवाला मुंह से निकलना बंद हो गया। मंत्री जी आ टपके, अब मंत्री जी का कमरा लाओ, कमरे में एनटीआर रुके हुए हैं, अब कर्मचारी क्या करे। कर्मचारी ने जैसे तैसे बात संभाली और जल्दी जल्दी कमरे में गया, लेकिन तब तक मंत्री जी इतने अति उत्साही हो गए कि उस कर्मचारी के पीछे कमरे में चली आई तो देखे कमरे में सामान बिखरा हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, बाथरूम में कोई नहा रहा है। मालूम चला एनटीआर नहा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का भी रौला था। भाई साहब सियासी किरदार किसी को कुछ समझते नहीं है जब अपने अहम में आते हैं। तो मंत्री जी ने लगाई डांट फटकार, माने जो जो गाली आती थी सब दे डाली उस कर्मचारी को और एनटीआर को। इतनी अपमानित अवस्था में बाथरूम से नहाते हुए एनटीआर को बाहर निकाला गया कि एनटीआर के दिल पे लग गई। एनटीआर को लगा उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें सर्किट हाउस में एक कमरा मिल जाए। उन्हें इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो पूरे तेलुगु भाषियों के दिलों पे राज करते हैं उसे एक झटके में नहाते हुए बाथरूम से बाहर निकाल के फेंकवा दिया एक वजीर ने। इतनी हैसियत है मंत्री की। दिल पे बात लगी, लेकिन निकल गए वहां से। इसके बाद थोड़ा बहुत टूरिज्म करते हुए, अपना शूटिंग करते हुए एक दिन पहुंचे चेन्नई में उनके एक मित्र रहा करते थे नागी रेड्डी। अब मित्र कई संभावनाओं के दरवाजे स्वतः ही खुलवा देते हैं। नागी रेड्डी के पास एनटीआर पहुंचे तो बड़े उद्विग्न दिख रहे थे। तो नागी रेड्डी ने कहा कि भाई क्या हुआ भाई, क्या बात है। उसने कहा यार एक बात समझ नहीं आई, मैं
जो इतने लोगों के दिलों पे हुकूमत करता हूं, लोग मेरे एक ऑटोग्राफ, एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। वो एक मंत्री जिसे कोई नहीं जानता है, जिसका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उसे एक मंत्री ने चुटकी बजाई और मुझे नहाते हुए बाहर निकाल के फेंकवा दिया। इतनी ताकत। नागी रेड्डी ने कंधे पे हाथ रखा, बोला दोस्त, दौलत चाहे जितनी कमा लो, शोहरत चाहे जितनी कमा लो, ये हिंदुस्तान का सच है। यहां ताकत सिर्फ सियासत के पास है, जहां हुकूमत सिर्फ सियासत के इशारों पे नाचती है, किसी फिल्मी किरदार के नहीं। बात एनटीआर के दिल पे लग गई थी। अब एनटीआर अपनी नई पारी शुरू करने के लिए बेताब थे। नई पारी, सियासी पारी, ये बस इंतजार था एक सही मौके का, एक ऐसा मौका जो गरम तवा दे दे, जिस पे एनटीआर हथौड़ा मार के अपनी नई सियासत का आगाज डंके की चोट पे करें, अपने स्टारडम वाले अंदाज में करें और आंध्र प्रदेश का दिल जीत लें। एनटीआर को लगा था अभी समय लगेगा, मगर समय एनटीआर को ज्यादा समय देने के मूड में नहीं था। एक ऐसी घटना घटी जिसने आंध्र प्रदेश को एक गरम तवा बना दिया, जिस पे हथौड़ा मार के एनटीआर अपनी सियासत का डंका बजा सके। एनटीआर को भी नहीं भरोसा था ये अवसर इतना बढ़िया मिल जाएगा और इतनी जल्दी मिल जाएगा। क्या था अवसर? दरअसल तब राजीव गांधी नए नए कांग्रेस पार्टी में आए थे। आए क्या गए थे? लाए गए थे। संजय की मौत के बाद इंदिरा चाहती थी कि उन्हीं के परिवार का कोई उत्तराधिकारी कांग्रेस में आगे आए, तो संजय की मौत के बाद राजीव ही बचे थे, तो राजीव को पार्टी में लाया गया। राजीव कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। मगर सियासत में नए नए थे, थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे। उतनी भीड़ भाड़, नारेबाजी, हो हुल्लड़ देखने की आदत नहीं थी राजीव को। कांग्रेस महासचिव के तौर पर राजीव गांधी एक दफा हैदराबाद के दौरे पे गए। हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा है, बड़ा हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पे जैसे ही राजीव का जहाज उतरा, राजीव प्लेन के गेट पे आए, सीढ़ी के पास आए। सामने देखे तो हजारों की भीड़। इतनी भीड़ की तो उम्मीद नहीं थी राजीव को। राजीव जहां भी जाते थे पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि भीड़ भाड़ कम आए, केवल चुने हुए लोग ही स्वागत करने आए। तो कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी अंजय्या खुद पहुंचे हुए थे राजीव को रिसीव करने। इतना सम्मान, मगर इतनी भीड़ देख के राजीव का पारा चढ़ गया, तमतमा गए राजीव। माने टी अंजय्या तो सोचे कि भाई इतनी सारी भीड़ है तो राजीव खुश होंगे, मगर राजीव का अलग दिमाग। उन्हें लगा इतनी भीड़, इतना खराब माहौल, इतनी भीड़ भाड़, इतना कंजेस्टेड। राजीव का स्वागत करने के लिए अंजय्या ने जैसे ही माला पहनाया, सामने से अभिवादन के बजाय डांट फटकार आने लगी। इतनी बुरी तरह डपटा था राजीव ने कि अगले दिन के तमाम अखबारों के मेन पेज की खबर थी, टी अंजय्या को डपटा राजीव ने। भीड़ देख के बौखलाए राजीव। ऐसी खबरें सुनकर लोगों को जरा अजीब सा लगा कि एक नेता लोगों की भीड़ देख के गुस्सा रहा है, और वो भी राजीव गांधी जैसा नेता, इंदिरा गांधी का बेटा, एक तरीके से कांग्रेस का पहचान चिन्ह। वो लोगों की भीड़ देख के गुस्सा हो रहा है। लेकिन लोगों को यकीन नहीं था इस एक खबर को स्टार्टअप की तरह यूज कर लेंगे एनटीआर ने इसे आंध्र प्रदेश के लोगों का अपमान बता के सियासत का वो तूफान खड़ा कर दिया, जिस तूफान ने कांग्रेस की जड़ें हिला दी। एनटीआर ने इस एक खबर को अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो स्लोगन बना दिया, जिस एक स्लोगन के तले कांग्रेस की बड़ी बड़ी इमारतें दब गईं, धराशायी हो गईं। एनटीआर ने इसे आंध्र प्रदेश की अस्मिता से जोड़ दिया, कांग्रेस को बाहरी बता दिया। राजीव गांधी को इंदिरा का बेटा, कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बताते हुए एनटीआर ने 29 मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी नाम का जो चक्रवात पैदा किया हैदराबाद की धरती पे, उसने आने वाले समय में कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। आंध्र प्रदेश की धरती पे कांग्रेस एक सीट को तरस गई थी। एनटीआर ने मात्र 9 महीने के भीतर आंध्र प्रदेश की धरती पर राजनीति का वो सूरज उगा के दिखा दिया था, जिस सूरज को उगाने के पीछे लोग दशकों एड़ियां घिसते रह जाते हैं। यह एनटीआर का जलवा था, जिस जलवे के तले कांग्रेस का तमाम ग्लैमर, तमाम पैसा, तमाम ताकत यूं बिखर के रह गई थी। और एनटीआर के चेहरे के तले तमाम कांग्रेस का नेतृत्व आंध्र प्रदेश की धरती पर पटा रह गया, और एनटीआर ने अपना जीत का झंडा बुलंद किया। 9 महीने के भीतर पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना से लेकर अपने सूबे में सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गए थे एनटीआर। केवल 9 महीने के भीतर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता कैसे हासिल कर सकती है, किसी को कानो कान भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन केवल 9 महीने के बाद हुए आंध्र प्रदेश के चुनाव में एनटीआर ने कांग्रेस को वो ऐतिहासिक मात दी,
जिसने एनटीआर को इस देश की सियासत का, विपक्ष की सियासत का नया स्टार बना दिया था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो फैसले एनटीआर ने लिए, नायक फिल्म आपने देखी है, अनिल कपूर नायक फिल्म में जिस तरह से फैसले लेते थे, बिल्कुल उसी तरह से फैसले एनटीआर ने लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद। माने आंध्र प्रदेश के लोगों को भरोसा हो चला था कि एनटीआर सिल्वर स्क्रीन के हीरो नहीं है, असल जिंदगी में भी बिल्कुल हीरो की तरह है। माने आने के बाद धड़ाधड़ ऐसे फैसले लिए जो आम जनों के हितों को सीधा साधते थे। मिड डे मील की योजना, आज से 37 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के भीतर एनटीआर ने मिड डे मील की योजना को न सिर्फ लागू किया था, बल्कि सकुशल क्रियान्वयन की भी बहुत बेहतरी से जिम्मेदारी निभाई थी। नंबर 2, बसों के अंदर स्टूडेंट्स को फ्री निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना, यह बहुत बड़ा पैकेज था। शायद 1975 में आपातकाल के दौरान तमाम छात्र आंदोलनों के भीतर की यह सबसे बड़ी मांग थी कि छात्रों के किरायों को कम करना। एनटीआर ने आंध्र प्रदेश में यह निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई थी। नंबर 3, 2 रुपए किलो अनाज। अब हैदराबाद जैसे शहर में 2 रुपए किलो अनाज मिलेगा तो जनता तो छप्पर फाड़ के वोट देगी ही। जनता को लग रहा था मानो एनटीआर के रूप में उन्हें अपना नायक मिल गया है। आंध्र प्रदेश में तो सुकून की बयार चल रही थी। लोग सोच रहे थे चुनाव में क्या सही ठप्पा लगाया है, एनटीआर ने आके किस्मत बदल दी। लेकिन दिल्ली के लुटियंस में हलचल तेज थी। देश में चल रही केंद्र की कांग्रेस सरकार को लग रहा था उनसे उनका गढ़ चला गया। वो आंध्र चला गया जो आंध्र आजादी के बाद से उन्हीं का था। और एक फिल्मी हीरो ने 9 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस को पराजित कर दिया। वो कांग्रेस जिसका चेहरा इंदिरा गांधी थी, वो कांग्रेस जिसकी तूती बोलती थी देश के भीतर, वो कांग्रेस जिसकी नेता इंदिरा गांधी की सभाओं में लाखों लाखों की भीड़ आती थी, वो कांग्रेस पराजित हो गई एक फिल्मी हीरो से। पच नहीं रहा था किसी के। इंदिरा गांधी से लेके उनके तमाम सिपह सालारों तक ने तमाम साजिशें रच डाली। कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक हर महीने नए प्लान बनते थे कि एनटीआर की हुकूमत को गिराया कैसे जाए। मगर हैदराबाद के सत्ता के सिंहासन को जलाने के लिए कांग्रेस की लगाई हर चिंगारी एनटीआर के कदमों तले दम तोड़ देती थी। यह एनटीआर का करिश्मा था जिसके आगे इंदिरा की तमाम साजिशें नाकाम होती दिख रही थीं। मगर अगर सोच रहे हो कि यह फिल्म यूं ही चलती रहेगी तो फिर यह फिल्म ही ना होती। अगर किसी फिल्म में हमेशा हीरो ही जीतता रहेगा तो फिर वो फिल्म कैसे बनेगी, क्योंकि जब तक विलन बाजी ना मारे तब तक हीरो के जीतने की कशिश नहीं पैदा होती है। जब तक इस फिल्म में एनटीआर हार कर जीतते ना दिखेंगे तब तक आपको मालूम कैसे चलेगा एनटीआर का करिश्मा। तो चलिए मेरे साथ एनटीआर की नई पराजय देखने, जो एनटीआर की नई विजय गाथा लिखने के लिए बेताब थी। ये विरोधाभास आपको चौंकाएगा, चकित करेगा। एनटीआर तो अपनी हुकूमत उन दिनों बखूबी चला रहे थे, मगर एनटीआर का दिल दगा दे गया। अब इसे वो वाला दिल मत समझ लीजिएगा, सच वाला दिल दगा दे गया। एनटीआर को बाईपास सर्जरी कराने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। एनटीआर बाईपास सर्जरी कराने के लिए अमेरिका क्या गए, इंदिरा को मानो मुफीद मौका मिल गया। कांग्रेस को मानो उसकी मनकी मिल गई। इंदिरा तो इसी इंतजार में थी कि कब एनटीआर के करिश्मे का धुंधलका हटे और आंध्र की साफ सुथरी तस्वीर में वो तेलुगु देशम के विधायकों को अपने प्रभाव मिले। एनटीआर अमेरिका गए और इंदिरा की सत्ता, ताकत और पैसे का प्रभाव तेलुगु देशम के विधायकों पर साफ दिखने लगा। तेलुगु देशम के विधायकों की अचानक से कांग्रेस के विधायकों से यारियां बढ़ने लगी। तेलुगु देशम के एक विधायक थे एन भास्कर राव। कांग्रेस को वादा दे दी गई। क्या वादा? कि उनके पास तेलुगु देशम के 90 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, और अगर तेलुगु देशम के 90 से ज्यादा विधायक और कांग्रेस के 57 विधायकों का आंकड़ा जोड़ देंगे तो आंकड़ा पहुंच जाता है 148 के जादुई आंकड़े के पार। यानी कांग्रेस और एन भास्कर राव ने मिलकर बैकडोर से सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। मगर इस बीरबल की खिचड़ी की खुशबू आंध्र प्रदेश के अखबारों के जरिए एनटी रामा राव की नाक तक पहुंच गई अमेरिका। एनटी रामा राव ने इसकी खुशबू क्या सूंघी, मानो भागे भागे चले आए, पंख लग गए एनटी रामा राव के। दिल विल की बीमारी खत्म। अगले दिन एनटी रामा राव हैदराबाद की धरती पर नजर आए, व्हील चेयर पर ही सही। मगर व्हील चेयर पर बैठ के एनटीआर ने 15 अगस्त 1984 के स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे को सलामी दी हैदराबाद की धरती पे। मगर मालूम नहीं था एनटीआर को
कि वो तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और उन्हें सलामी देने वाला कोई उनके जिगर के टुकड़े करने वाला है। एनटीआर के सबसे भरोसेमंद विधायक माने जाने वाले एन भास्कर राव ने एनटीआर को दगा दे दिया था। इधर एनटीआर स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगे को सलामी दे रहे थे और उधर एन भास्कर राव अपने 90 से ज्यादा विधायक और कांग्रेस के 57 से ज्यादा विधायकों की टैली जोड़ के 148 के जादुई आंकड़े का ख्वाब ठाकुर रामलाल, जो उन दिनों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी आंखों में चमका रहे थे। अब अगर राजनीति की ABCD भी मालूम है ना, तो आपको मालूम होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल का क्या उपयोग होता है किसी भी सूबे में। बस वही उपयोग हो रहा था उन दिनों। ठाकुर रामलाल को मौखिक तौर से सूचित किया गया कि 90 से ज्यादा विधायक तेलुगु देशम पार्टी के हैं, 57 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं, तो 148 का आंकड़ा पार हो गया है। इस हिसाब से नई सरकार बन गई है, पुरानी वाली को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो अल्पमत में आ गई है। अब मौखिक तौर से कोई बात मानी जाती है? राज्यपाल हो भाई, सूबे की सरकार चला रहे हो, कोई घर का परिवार थोड़ा ना चला रहे हो कि 4 आदमी बैठे हाँ हाँ ना ना और फैसला हो गया। राज्यपाल महोदय ने अनुमोदन प्रस्ताव भेज दिया केंद्र सरकार के पास कि आंध्र प्रदेश की ये वाली सरकार एनटीआर की बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि नई सरकार बन गई है। बहुमत परीक्षण के लिए नहीं कहा गया, न एनटीआर को न भास्कर राव को, बस अपने ही मन से फैसला हो गया। और दिल्ली वाले तो यही चाह रहे थे। दिल्ली वालों ने 16 अगस्त 1984 के दिन एनटीआर की सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन दिल्ली को मालूम न था एनटीआर के चेहरे का ताब। एनटीआर को सत्ता से जबरदस्ती बेदखल क्या किया, मानो आंध्र प्रदेश की जनता बगावत पे उतर आई। इतने दंगे आंध्र प्रदेश की धरती पे हुए कि रोकना असंभव हो गया। देश भर में आगजनी की घटनाएं हुई। पूरा विपक्ष एनटीआर के पाले में आके खड़ा हो गया। इंदिरा की फजीहत होने लगी। लोग राज्यपाल को लेके इतने सवाल पूछ रहे थे इंदिरा से, इतने सवाल पूछ रहे थे इंदिरा से कि इंदिरा से जवाब देते नहीं बन रहा था। देश दुनिया की मीडिया इसकी हवा ले रही थी। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट अखबार ने इंदिरा का टैटू छाप दिया, जिसमें इंदिरा गांधी काली देवी के तौर पर दिखाई गई थी, जिनके एक हाथ में शस्त्र था और दूसरे हाथ में पैसे का बैग। अब यह प्रतीक शास्त्र था, मगर इकोनॉमिस्ट के छापे इस कार्टून पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई, लेकिन ये इंदिरा की इस हरकत की देश दुनिया में फैली हुई पहुंच का एहसास तो करा ही रही थी। इधर एनटीआर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। एनटीआर के चेहरे का करिश्मा देख के जो विधायक एनटीआर के जहाज से भाग भाग के एन भास्कर राव की गोदी में गए थे ना, छिटक छिटक के एनटीआर के पाले में आने लगे। एक एक करके एन भास्कर राव की झोली खाली हो गई। विधायक ढूंढे ना नसीब हो रहे थे। सारे विधायक चले गए थे एनटीआर के पाले में और एनटीआर अपना शक्ति प्रदर्शन करने को बेताब थे। पहली दफा एक बर्खास्त की हुई सरकार के मुखिया ने राष्ट्रपति के दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस देश के राष्ट्रपति भवन में एनटीआर ने परेड करवा दी, अपने समर्थक विधायकों की सूची गिनवा दी, अपने समर्थित विधायकों की गिनती इस देश की 125 करोड़ जनता के सामने रख दी, जिसके बाद सरकार बर्खास्त होना नामुमकिन सा हो गया था। 148 का जादुई आंकड़ा था और दिल्ली में एनटीआर ने 161 विधायकों की परेड करा दी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 161 विधायकों की इस परेड में आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी शामिल थे। यानी वेंकैया नायडू भी उस समय तेलुगु देशम पार्टी में थे और एनटीआर की उस परेड में शामिल थे। एनटीआर ने 161 विधायकों की परेड करवाई और जिसके बाद 15-20 दिन के बाद, इस हल्ले बवाले के बाद, इंदिरा गांधी ने राज्यपाल का इस्तीफा लिया। ठाकुर रामलाल के बजाय साफ सुथरी छवि वाले पंडित शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल की कुर्सी सौंपी। इसके बाद एनटीआर ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाकायदा दोबारा मुख्यमंत्री बने एनटीआर और दोबारा अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। अगली दफा कांग्रेस की वापसी हो गई आंध्र प्रदेश की सरकार में। अब आप सोच रहे होंगे कांग्रेस की वापसी हो गई, अगर एनटीआर इतना ही अच्छा कर रहे थे तो वापसी कैसे हो गई? अब जनाब, जब कोई सियासी कहानी सुनाता है ना, तो एक ही पक्ष सुना पाता है, इसके बहुत सारे दूसरे तीसरे चौथे पक्ष होंगे। चुनाव हारने की अपनी अपनी थ्योरीज होंगी, उन पर कभी आराम से बात करेंगे। फिलहाल तो आपको एनटी रामाराव की वो कहानी सुना रहे हैं, जो कहानी आपको चौंकाएगी। अगर अभी तक नहीं चौंकाई है तो आगे और चौंकाएगी, क्योंकि अब एनटीआर की जिंदगी में होने वाला है वो फैमिली ड्रामा, जो फैमिली ड्रामा बहुत कम नेताओं की जिंदगी में देखने को मिलता है।
आपने देखा होगा अब तक मैंने एनटीआर की फैमिली के बारे में आपको क्या बताया, कुछ नहीं बताया ना, क्योंकि उनकी फैमिली का उनकी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब आपको मैं एनटीआर के परिवार के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि एनटीआर के परिवार की अब एनटीआर की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हिस्सेदारी होने वाली है। माने परिवार है या पॉलिटिक्स है या परिवार, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। 1989 में एनटीआर के आंध्र प्रदेश में सरकार गई। लोग सोचे एनटीआर का करिश्मा तबाह हो गया, लोग सोचे एनटीआर आंध्र में हार गए तो एनटीआर किसी काबिल नहीं रहे। मगर ये एनटीआर के चेहरे का ताप था, जिस चेहरे के तले दक्षिण और वाम को जोड़ के कांग्रेस के खिलाफ केंद्र सरकार बना दी गई थी। यह एनटीआर का चेहरा था जिसने केंद्रीय वाम मोर्चा और दक्षिणपंथी भाजपा को एक पाले में लाके वीपी सिंह की हुकूमत बनवा दी थी। यह एनटीआर के चेहरे का करिश्मा था जिसने राजीव गांधी को सत्ता से इतनी दूर कर दिया था कि राजीव की वापसी असंभव हो गई थी। एनटीआर और राजीव की अदावत बड़ी दिलचस्प है, कभी आराम से चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल तो एनटीआर की जिंदगी में बढ़ते हैं आगे। साल आया 1993, तेलुगु देशम पार्टी दोबारा धमक के साथ सत्ता में वापसी करती है। एनटीआर दोबारा आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं। माफ कीजिएगा, बनते तो दोबारा हैं मगर शपथ तीसरी बार लेते हैं। तो राजनीति की भाषा में इसे तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनना कहते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल वाली, लेकिन कहा जाता है 3 बार के प्रधानमंत्री। तो ये टर्मिनोलॉजी है। तीसरी दफा एनटीआर बनते हैं मुख्यमंत्री 1993 में, और अब शुरू होने वाला है एनटीआर की लाइफ का वो पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा। इसके पहले आपको जरा एनटीआर के परिवार की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं एनटीआर का विवाह 40 के दशक में ही वसावतार कम्मा नाम की महिला के साथ हो गया था, जिससे एनटीआर की 12 संतानें भी थी, 7 बेटे और 5 बेटियां जहां तक मेरी स्मृति में है। मगर साल 1984 में वसावतार कम्मा का कैंसर से निधन हो गया, जिसके बाद एनटीआर ने सौगंध खाई थी कि वो हमेशा भगवा वस्त्रों में ही रहेंगे। मगर साल 1993 में एनटीआर की जिंदगी में सिर्फ सत्ता की दोबारा वापसी नहीं हुई थी, एनटीआर की जिंदगी में महिला की भी दोबारा वापसी हुई थी। आजीवन वसावतार कम्मा के रहे एनटी रामा राव अब किसी नई लड़की के होने जा रहे थे। ये नई लड़की एक तेलुगु लेखिका थी जो एनटीआर की जीवनी लिखने के लिए एनटीआर के पास आई थी। होते नहीं हैं ऐसे लेखक जो सालों साल साक्षात्कार के सिलसिले लेकर आप पर एक किताब लिखते हैं। तो एनटीआर के सिलसिले में भी शिव लक्ष्मी पार्वती नाम की एक तेलुगु लेखिका एनटीआर के पास आई थी, जो एनटीआर के ऊपर लिखी किताब के सिलसिले में एनटीआर से साक्षात्कार के लंबे सिलसिले करने वाली थी, सालों साल एनटीआर के साथ रहने वाली थी। मगर मालूम न था ना एनटीआर को ना उस तेलुगु लेखिका को कि सालों साल पत्रकार और मुख्यमंत्री के तौर पर रहने वाला यह रिश्ता अचानक से पति पत्नी में बदल जाएगा। देखते ही देखते एनटीआर का आकर्षण जबरदस्त बढ़ता गया उस लेखिका में। 70 बरस के एनटीआर ने 33 बरस की शिव लक्ष्मी पार्वती से विवाह करने का निश्चय कर लिया था, जबकि एनटीआर के इस फैसले के विरोध में एनटीआर की 12 की 12 संतानें थीं। एनटीआर की 12 की 12 संतानें अपने पिताजी के इस दूसरे विवाह के खिलाफ खड़ी हुई थीं, मगर शिव लक्ष्मी पार्वती के साथ एनटीआर ने विवाह कर ही लिया। विवाह शिव लक्ष्मी पार्वती के साथ किया तो यह बदलाव सिर्फ एनटीआर की निजी जिंदगी में आना चाहिए था, मगर यह बदलाव एनटीआर की सार्वजनिक जीवन में भी दिखने लगा। देखते ही देखते आंध्र प्रदेश की सत्ता में शिव लक्ष्मी पार्वती की धमक देखी जाने लगी। सरकारी महकमों में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर छोटे छोटे विभागों के मंत्रालयों में होने वाले काम भी शिव लक्ष्मी पार्वती के ही इशारे पे होने लगे। मगर धीरे धीरे एनटीआर की पत्नी की इस दखलंदाजी को एनटीआर के विधायकों का समर्थन मिलना बंद होने लगा। एनटीआर के विधायकों को लगने लगा ये ठीक नहीं है, और विरोध का सबसे बड़ा परचम उठाया एनटीआर के दामाद ने, माने एनटीआर की बेटी के पति ने। एनटीआर की बेटी के पति बड़े खास आदमी हैं, आज तो आप उनकी शक्ल खूब पहचानते होंगे। चंद्रबाबू नायडू, नहीं जाने? अरे जनाब, आंध्र प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 14 बरस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वही चंद्रबाबू नायडू उन दिनों सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी के तले विधायक थे। आंध्र प्रदेश की दूसरी एनटीआर की हुकूमत में वित्त मंत्री बनाए गए थे, नंबर 2 की हैसियत रखते थे। मगर नंबर 2 की हैसियत सिर्फ पेपर पे थी, असल में तो नंबर 1 और नंबर 2 हुकूमत में सिर्फ शिव लक्ष्मी पार्वती ही थी,
वही जो चाहती थी वो होता था। बस इसी के विरोध का परचम थामे चंद्रबाबू नायडू विधायकों के समर्थन ढूंढने की तलाश में निकले तो विधायक दर विधायक मिलने लगे। देखते ही देखते तेलुगु देशम पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू के खाते में आ गया। माने एनटीआर की पार्टी के विधायक जो एनटीआर के दम पे जीतते थे, जो एनटीआर के नाम पे जीतते थे, वो एनटीआर का विरोध करने लगे। देखते ही देखते एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर के विरोध का वो मोर्चा तैयार कर दिया, जिस मोर्चे में चंद्रबाबू नायडू भी थे, एनटीआर की 12 संतानें भी थीं और एनटीआर के आधे से ज्यादा विधायक भी थे। 150 से ज्यादा विधायकों को तोड़ के तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सरकार बना ली। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। भरोसा हो रहा है अपने कानों पे? नहीं हो रहा होगा। ये थ्रिलर सस्पेंस भरी पॉलिटिकल कहानी है जनाब। यहाँ ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि आप चौंक जाएंगे, दिल को भरोसा नहीं होगा। मगर एनटीआर के दामाद की इस बगावत ने एनटीआर को झकझोर दिया। एनटीआर हिल गए अंदर तक। हुआ क्या? इस बगावत को रोकने का प्रयास भी खूब किया था एनटीआर ने। एनटीआर ने अपनी पत्नी को समझाइश भी दे दी थी कि अब तुम सरकारी महकमों में हस्तक्षेप मत करना। शिव लक्ष्मी पार्वती भी मानने को तैयार हो गई थी कि चलो अब ठीक है, अब मैं घर में ही कामकाज संभालूंगी, सरकार में दखलंदाजी नहीं करूंगी। मगर 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 जब चंद्रबाबू नायडू की आंखों में ख्वाब मुख्यमंत्री का पड़ गया हो, जब किसी की आंखों का डोरा लाल हो गया हो ना, तो फिर इतनी आसानी से वो महत्वाकांक्षा का डोरा बुझता नहीं। जब सामने मुख्यमंत्री की बनी बनाई कुर्सी हो तो कौन छोड़ता है। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनटीआर ने सोचा इसका क्या किया जाए, अब कर ही क्या सकते हैं। जब घर का ही सिक्का इतनी बुरी तरह से खोटा निकल जाए तो कर ही क्या सकते हैं। एनटीआर ने पूछिए मत सार्वजनिक मंचों पे चंद्रबाबू नायडू को क्या क्या कह डाला। औरंगजेब कह डाला, माने खुद शाहजहां हो गए थे एनटीआर। और शाहजहां की तरह बस मुमताज बेगम यानी शिव लक्ष्मी पार्वती के कंधे के तले एनटीआर की सियासत का सूरज अब अस्त होने लगा था। एनटीआर का जीवन अस्त होने लगा था। एक दिन हार्ट अटैक क्या आया, एनटीआर की सांसें टूट गईं और एनटीआर यानी 1923 से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार खत्म ही हो गई। ये एनटीआर का करिश्मा था जो शिव लक्ष्मी पार्वती के दामन के सहारे समाप्त हो गया। इस देश की सियासत ने एक अभूतपूर्व सियासतदार खो दिया। इस देश की सियासत को यह अभूतपूर्व नुकसान था जब एनटीआर के शव को बंजारा हिल से निकाल के लाल बहादुर शास्त्री के स्टेडियम में रखा गया तो यकीन मानिए देखने वालों का तांता लग गया। एनटीआर की जिंदगी के अंतिम 3 बरस को छोड़ देंगे तो एनटीआर की जिंदगी में सब शुभ ही शुभ था। इसीलिए एनटीआर के मरने के बाद भी उनके जीवन का सब शुभ ही शुभ देखते हैं। एनटीआर आज भी आंध्र के लोगों के दिलों में बसते हैं। एनटीआर आज भी आंध्र के लोगों के लिए हीरो हैं। एनटीआर का कद कितना बड़ा है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश की नई बनने वाली राजधानी अमरावती के भीतर 60 फीट ऊंचा एनटीआर का स्टैचू लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जानते हैं आंध्र के लोगों के दिलों में कोई बसता है तो एनटीआर, कोई बसता है तो एनटीआर। एनटीआर 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 यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा किरदार है, सबसे बड़ा जादू है और पॉलिटिक्स का एक मंत्र, स्टार मंत्र। एनटीआर का नाम लेंगे तो भगवा याद आएगा, एनटीआर का नाम लेंगे तो कांग्रेस का विरोध याद आएगा, एनटीआर का नाम लेंगे तो सियासत याद आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें।